हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। तो इसमें आज हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसके 3-4 पार्ट पहले भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप उन वीडियो को देखिएगा तो आपको आगे आसानी से और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले समन्वयन संख्या एवं त्रिज्या अनुपात। इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर होता क्या है। तो वन बाय वन इसे अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं समन्वयन संख्या के बारे में। ठीक है, समन्वयन संख्या कहता है कि आयनिक क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायनों की एक निश्चित नियमानुसार व्यवस्था होती है। क्रिस्टल में हमने पढ़ चुका है पहले भी। प्रत्येक आयन अपने से विपरीत प्रकार के आयनों द्वारा घिरा होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी में दो प्रकार के आयन है, एक धनायन वाले एक ऋणायन वाले, तो ऋणायन वाला धनायन से घिरा होगा और धनायन वाला मतलब ऋणायन से घिरा होगा। ओके, जैसे लाइक एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। Na प्लस है तो वो पूरे Cl माइनस से घिरा होगा और Cl माइनस है वो Na प्लस से घिरा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है, यही कहलाती है समन्वयन संख्या। तो अगर हम इसको डेफिनेशन में देखें तो क्या होगा इसे, तो किसी आयन के चारों ओर, किसी आयन के चारों ओर, जस्ट सेकेंड, ओके, किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या। ठीक है, किसी आयन मतलब जो धनायन होगा उसके चारों ओर ऋणायन वाले, या फिर जो ऋणायन होगा उसके चारों ओर धनायन वाले। तो किसी आयन के चारों ओर विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था NaCl का, तो वास्तव में NaCl में कितनी समन्वयन संख्या होती है, तो NaCl की समन्वयन संख्या 6 होती है। कहने का मतलब क्या होगा कि Na क्रिस्टल में एक Na प्लस 6 क्लोरीन माइनस से तथा एक क्लोरीन माइनस 6 Na प्लस से 6 Na प्लस आयनों से घिरा होता है। मतलब एक धनायन 6 ऋणायन से और एक ऋणायन 6 धनायन से। तो इसे कहेंगे दोनों की समन्वयन संख्या 6 होती है। ठीक है, सोडियम की भी 6 है, क्लोरीन की भी 6 है। मोस्टली इस मतलब यही होता ही है कि जितने धनायन ऋणायन से घिरा होता है उतना ही ऋणायन धनायन से भी घिरा होता है। तो दोनों की संख्या कितनी आ गई, 6 और 6 आ गई। जब अपन NaCl का डायग्राम देखेंगे ना कि 3D में, तब उसमें देखेंगे किस प्रकार से 6 घिरा होता है, तब मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा। ओके, अर्थात Na और Cl दोनों की समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। तो यही डेफिनेशन बनता है कि किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेश वाले आयनों की संख्या समन्वयन संख्या कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन इसका। ठीक है, एक डायग्राम में देखिए, ये एक डायग्राम में शो कर रहा हूँ क्रिस्टल का। इसमें एक ए जो है वो प्लस वाला है, बी जो है वो माइनस वाला है। ठीक है, ए क्या है, ए है हमारा प्लस वाला, और बी क्या है, माइनस वाला। तो इसमें जिसको मैं चूज कर रहा हूँ, देखिए ये वाला, ये चूज की मैंने ए प्लस वाला। तो देखिए इसके चारों ओर कितने बी है, 1 2 3 और 4। इसके चारों तरफ ये 4 ठो बी माइनस वाले मौजूद हैं। ठीक है, मतलब ए की समझ, देखिए ये NaCl का स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया समझाने के लिए। NaCl वाला बाद में उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है, इसकी समन्वय संख्या हो गई आपकी 4, क्योंकि 4 बी से घिरा हुआ है ए। यहाँ पे आप यदि किसी बी को चुनते हो, जैसे मैंने ये वाले बी को चुना, तो ये भी 1 2 3 4 ए से घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये वाले क्रिस्टल में यदि मैं समन्वय संख्या देखूं तो ए 4 बी से घिरा हुआ है और बी 4 ठो ए से घिरा हुआ है, मतलब इनकी समन्वय संख्या 4 होगी। ठीक है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट है त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात के बारे में बात करें तो क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल जो बना होता है उसमें धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो अलग अलग साइज की होती है। जैसे हमने बोला Na और बोला Cl, हम NaCl की ही बात कर लेते हैं। हमने बोला NaCl, तो आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, जिस कारण से सोडियम का परमाणु का थोड़ा छोटा होता है और क्लोरीन का थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यदि उन दोनों का आकार छोटा बड़ा है, इसका मतलब उनकी त्रिज्या भी छोटी बड़ी होगी।
तो इन्हीं का जो हम अनुपात निकालेंगे, इसी अनुपात को अपन कह देते हैं त्रिज्या अनुपात। तो डेफिनेशन, आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को उस क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। आयनिक, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किसी भी क्रिस्टल में नहीं होता, ये आयनिक क्रिस्टल में होता है, क्योंकि उन्हीं में जो अवयवी कण होते हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं। तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात कहते हैं। सूत्र के रूप में लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या को r प्लस से शो कर दिए, ऋणायन की त्रिज्या को r माइनस से शो कर दिए। मे भी हम इसके लिए एक डायग्राम ले सकते हैं। इसमें तो हालांकि दोनों डायग्राम में सेम साइज के बन गए हैं, लेकिन a मान लीजिए कि आप बड़ा है और b छोटा है। a बड़ा है b छोटा है तो दोनों की त्रिज्या में फर्क होगा, दोनों की त्रिज्या में फर्क होगा। जैसे हमने लिख दिया a इक्वल टू आर प्लस बी इक्वल टू आर माइनस, ठीक है। तो दोनों की त्रिज्याओं के अनुपात को ही हम क्या कह देंगे, त्रिज्या अनुपात कह देंगे। सिंपल सी बात है। और जो भी मोस्टली हम आयनिक क्रिस्टल देखते हैं, अगर वो किन्हीं दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, NaCl KCl और भी वगैरह वगैरह, तो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ये तो फिक्स रहता है। लगभग समान साइज के कभी कभी देखने मिलते हैं, लेकिन नहीं तो ये बड़े छोटे ही मिलते हैं अपने को, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिज्यानुपात में और क्या चीजें अपन देख सकते हैं अगर बात करें, तो त्रिज्यानुपात, त्रिज्यानुपात जब निकालेंगे धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या में, तो कभी कभी उनकी वैल्यू 0.155 से 0.255 के बीच में होगी। तो इस मान के आधार पे हम दो चीजें पता कर सकते हैं। दो क्या चीजें, पहला चीज होता है समन्वय संख्या, दूसरा चीज होता है उसकी आकृति कैसी है। तो आकृति के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, समन्वय संख्या अभी देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात अगर 0.155 से 0.255 निकलता है पॉजिटिव नेगेटिव वाले को घटाने भाग देने पे, तो समन्वय संख्या 3 के आसपास हो सकती है, 3 होगी। मतलब यदि 0.225 और 0.414 के आसपास निकलता है तो समन्वय संख्या 4 होगी, और 0.414 से 0.732 के बीच निकलता है तो 6, और 0.732 से 100 के बीच में आता है तो समन्वय संख्या 8 होगी, ठीक है। ये एक वैल्यू है जिससे समन्वय संख्या इजीली निकाल सकते हैं यदि त्रिज्या अनुपात पता है तो। इनके एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि समन्वय संख्या 3 किसका होता है, बोरान ऑक्साइड का। समन्वय संख्या 4 किसका होता है, जिंक सल्फाइड का। 6 किसका होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हमने एग्जांपल में लिया था समन्वय संख्या वाले। 8 किसका होता है, तो सीजियम क्लोराइड का। तो ये त्रिज्या अनुपात के आधार पे समन्वय संख्या उनके उदाहरण है। स्ट्रक्चर वाले को अपन बाद में देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है। तो यहाँ पे उस पॉइंट को समझाया गया है कि क्रिस्टल में एक सेकेंड, हाँ, क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात से धनायन की समन्वय संख्या एवं क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जा सकता है। ओके, त्रिज्या अनुपात का मान जितना अधिक होगा, इसे यहाँ ध्यान रखिएगा, त्रिज्या अनुपात का मान जितना अधिक होगा धनायन की समन्वय संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। और त्रिज्या अनुपात की एक निश्चित सीमा के लिए समन्वय संख्या एवं क्रिस्टल की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। तो हमने समन्वय संख्या का अनुमान लगाया था ये, और एक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। इसकी संरचना कैसी होगी, चतुष्फल की होगी, अष्टफल की होगी, षटकोणीय होगी, इसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं। तो इसे त्रिज्या अनुपात नियम भी कहा जाता है। नोट, तो अब हम देख रहे हैं क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ठीक है। तो आखिर घनिष्ठ संकुल होता क्या है, देखिए अगर समझेंगे, जब भी हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल में कुछ भाग क्या होते हैं, जब क्रिस्टल अगर आपस में जुड़ते हैं तो कुछ भाग क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं और कुछ खाली होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे थे, ये डायग्राम देखिए, ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं, इन क्रिस्टलों में क्या है कि कुछ भाग बीच बीच में खाली देखने मिल जाते हैं अपने को, ये भाग। इसका मतलब क्रिस्टलों में कुछ भरा हुआ स्थान भी होता है और क्रिस्टलों में कुछ खाली स्थान भी होता है। तो जो हम भरे हुए स्थानों की बात कर रहे हैं ना, वही घनिष्ठ संकुलन कहलाता है हमारा, ठीक है। तो क्रिस्टलों का निर्माण करने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था, ठीक है, क्रिस्टलों का निर्माण करने वाले
अवयवी कण मैंने क्या होता है पहले आपको पता है, जिनसे मिलकर क्रिस्टल बना होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टलों में इस तरह होती है कि यथासंभव पास पास रखे, ठीक है, यथासंभव ये पास पास रहे, ताकि इनका घनत्व एवं स्थायित्व अधिकतम रहे। ठीक है, क्रिस्टलों का निर्माण करने वाले अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए क्रिस्टलों में कि यथासंभव ये पास पास रखे, ताकि इनका घनत्व और स्थायित्व अधिकतम रहे। अवयवी कणों की इसी व्यवस्था को क्रिस्टलों में घनिष्ठ संकुलन कहा जाता है। घनिष्ठ संकुलन इंग्लिश में नाम है क्लोज पैकिंग, मतलब ये आप समझ आ रहा है, इसको अपन बंद संकुलन भी कह सकते हैं। मतलब कितना ज्यादा ये पैक हो सकती है वो डिपेंड करता है इस चीज पे, कितना ज्यादा वो पास पास होंगी। ओके, तो ये अब घनिष्ठ संकुलन की बात करते हैं, तो घनिष्ठ संकुलन ये अवयवी कणों के साइज पर डिपेंड करता है। अवयवी कणों का साइज अलग अलग होगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिस्टल बनेंगे। क्रिस्टल भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे तो घनिष्ठ संकुलन भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। तो हम घनिष्ठ संकुलन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कणों के बीच न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, और संकुलन जितना बंद होगा क्रिस्टल का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। मतलब जितना ज्यादा बंद होगा, कहने का मतलब क्लोज पैकिंग होगा, घनिष्ठ संकुलन होगा, क्रिस्टल उतना भी अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। इस प्रकार के संकुलन को निविड़ संकुलन भी कहते हैं, और कोई क्लोज पैकिंग का नाम है निविड़ संकुलन हिंदी में। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन करना है फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है। देन अब हम बात करते हैं कि घनिष्ठ संकुलन कितने टाइप के होते हैं, तो ये में भी 3 टाइप के देखने मिलेंगे आपको। ओके, एक विमी घनिष्ठ संकुलन, द्विविमी घनिष्ठ संकुलन और त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन। इनमें फिर हम कुछ डिटेल देखेंगे कि एक विमी घनिष्ठ संकुलन, द्विविमी घनिष्ठ संकुलन और त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन में डिटेल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक विमी घनिष्ठ संकुलन। एक विमी घनिष्ठ संकुलन कहने का मतलब ये है कि आप अवयवी कण लो और अवयवी कण को एक लाइन से जमा दो। एक लाइन जमाने का मतलब क्या होता है, एक विमी दिशा में जमा दो। एक विमी दिशा कैसे होती है, सरल रेखा। सरल रेखा में आप अवयवी कणों को जमा दो, वो एक विमी घनिष्ठ संकुलन में जम जाएंगे। ओके, तो ओके, क्रिस्टलों के अवयवी कणों को गोलाकार मानते हुए एक विमी में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलों के अवयवी कणों को गोलाकार मानते हुए एक विमी में व्यवस्थित करते हैं, जिसमें अवयवी कण एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं। ठीक है, जिसमें अवयवी कण एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक पंक्ति मतलब एक लाइन में। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक गोलाकार अवयवी कण दो अवयवी कणों के संपर्क में रहता है, अतः इन गोलों की समन्वय संख्या 2 होती है। डायग्राम में देखिए चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये डायग्राम, इसमें जो एक अवयवी कण है वो दो अन्य गोलों, एक पहला ये दूसरा, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, कोई भी आप चुनेंगे, चाहिए और एक चुनेंगे तो ये भी फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार है, कोई भी अवयवी कण जो होता है वो दो अन्य गोलों के स्पर्श में रहता है, और ये कह सकते हैं कि उनसे घिरा होता है, तो ये भी कह सकते हैं कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 2 है। एक विमी बस आपको एक लाइन से जमा देना है। अच्छा, द्विविमी जब आएगा, द्विविमी में हम सेम यही एग्जांपल लेने वाले हैं, नहीं एक सेकेंड ना, ओके हाँ, द्विविमी में हम इसी एक विमी वाले को लेने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे जमाना स्टार्ट कर देंगे, जो 2 प्रकार से कर सकते हैं। द्विविमी में आते हैं अपन पहले। द्विविमी घनिष्ठ संकुलन, देखिए द्विविमी का मतलब क्या होता है कि वो लेफ्ट से राइट भी हो, ऊपर से नीचे भी जमा हो। अभी जो हमने डायग्राम देखा था एक विमी में, वो लेफ्ट से राइट जमा हुआ था, तो केवल एक विमी था। इसमें जो लेफ्ट से राइट है वो वैसे ही रहेगा, ऊपर नीचे भी जमे हुए रहेंगे। ठीक है, तो द्विविमी में आ जाएंगे। तो एक विमी गोलों की जो पंक्तियां थी, ठीक है, एक विमी गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे से सटाकर रखने से द्विविमी घनिष्ठ संकुलन संरचना प्राप्त होती है। सिंपल, जो एक विमी था, आप उसको उन पंक्तियों को लाइन से जमा जमा के रखोगे ऊपर नीचे, तो आपको द्विविमी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इनको जमाएंगे कैसे ऊपर नीचे, इन जमाने के आधार पे 2 टाइप की हो जाती है। ठीक है, जमाने के आधार पे 2 टाइप की, डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा। देन फर्स्ट, वर्ग घनिष्ठ संकुलन। वर्ग घनिष्ठ संकुलन, इसमें क्या होता है,
आ, तो इसमें एक समतल पर गोलाकार कणों की पंक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है कि पहली पंक्ति का प्रथम गोलाकार कण दूसरी पंक्ति के प्रथम गोलाकार कणों को स्पर्श करता है। ठीक है, पहली पंक्ति का जो गोलाकार कण होगा दूसरी पंक्ति के गोलाकार कणों को स्पर्श करेगा। ठीक है, ये देखिए डायग्राम, ये इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति ये, फर्स्ट पंक्ति ये, सेकंड पंक्ति ये, थर्ड पंक्ति दिखाई दे रही है, ये सब एक प्रकार की पंक्ति है। ये जो मैंने येलो बनाया है ना, येलो क्यों बनाया बाद में बताऊंगा मैं, सब अभी ग्रीन ही मानिए आप उसको, वो भी ग्रीन ही है। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसमें पहली पंक्ति का पहला गोला दूसरी पंक्ति दूसरे गोले को स्पर्श कर रहा है, दूसरी पंक्ति के नीचे तीसरी पंक्ति का गोला एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, लाइन से इस प्रकार से जमे हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये वर्ग घनिष्ठ संकुल का निर्माण करते हैं। अब वर्ग वर्ड क्यों यूज कर रहा है? तो इसमें से कोई भी एक गोला को चूज कीजिए जो बीच में होगा। ठीक है, तो हमने जिस गोले को चूज किया वो है ये, इसको हमने येलो कलर दे दिया ताकि समझ में आए। अब चूंकि हम इसको येलो कलर दिए हैं तो ये अपने आसपास कितने गोलों से घिरा हुआ है। तो इस डायग्राम में आप ध्यान दोगे कि इसमें से टच कौन कौन सा कर रहा है, ये टच कर रहा है ये वाला, टच कर रहा है ये वाला, टच कर रहा है ये वाला, और टच कर रहा है ये वाला। दैट मीन्स ये इस प्रकार से चार गोलों को स्पर्श कर रहा है। अब चार गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब ये कैसे आकृति बना रहा है, इनके केंद्र को मिलाने पे देखिए आकृति कैसे मिल रही है, वर्ग के जैसे मिल रही है। तो इसे अपन कहते हैं वर्ग घनिष्ठ संकुलन। आकृति कैसे मिल रही है, वर्ग जैसे मिल रही है। तो आगे वही लिखता है थ्योरी में, जिसमें प्रत्येक गोला अन्य चार गोलों को स्पर्श करेगा, इसे वर्ग घनिष्ठ संकुलन या वर्ग संकुलन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कि हम एक विमी वाले को एक टाइप से जमाए हैं। यदि हम इसको दूसरे टाइप से जमाएंगे तो द्विविमी दूसरा मिलेगा। देखेंगे कैसे? तो षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन कहने का मतलब कि इसमें दूसरी पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोलों की रिक्तियों में उपस्थित होते हैं। मतलब ये है कि दूसरी पंक्ति होगी वो पहली पंक्ति की जहां जहां खाली स्थान था ना वहां वहां जमा होगा। देखेंगे कैसे? ये देखिए, यही मैंने दो अलग अलग कलर लिए हैं, आप इसको एक ही मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, कि सेम ग्रीन सब। तो देखिए, ये जो पहली पंक्ति आप देख रहे हैं इसमें दूसरी पंक्ति ये है, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो जो दूसरी पंक्ति है वो पहली दोनों की, ये खाली स्थान दिख रहा है, खाली स्थान यहाँ पे आके जमा हो रहा है, लाइन से नहीं। पहले वाले में लाइन से था ऊपर नीचे पूरा, लेकिन इसमें खाली स्थान पे आके जमा हुआ ये लाइन। फिर इसके खाली स्थान में आके जमा होना स्टार्ट हुए, तीसरी पंक्ति। फिर चौथी पंक्ति वैसे खाली स्थान में आके जमा हुए। खाली स्थान मतलब रिक्तियां, रिक्तियों में आके जमा होना स्टार्ट होते इस प्रकार से। और इसमें कोई बीच का आप एक गोला चुन लो, वो 6 गोलों से घिरे रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने चुन लिया एक येलो, एक हमने चुन लिया इसमें एक ब्लैक। तो जब आप इनमें देखोगे तो ये 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, मतलब इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। और जो आप आकृति देख रहे हो ना 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पे, ये षटकोणीय, षट का मतलब 6 होता है, षटकोणीय आकृति बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था एक विमी और द्विविमी। एक विमी तो एक प्रकार का था, सिंपल एक विमी लाइन में जमा दिए पंक्तियों को। द्विविमी कैसा था, द्विविमी दो टाइप से हो गए थे। ये डिपेंड करता था कि अपन एक विमी की जो पंक्तियां थी उसको किस प्रकार जमाते हैं। अगर एक के नीचे एक जमाएंगे तो वर्ग वाला बनाएगा, और यदि पहले के नीचे दूसरे को अपन रिक्त स्थानों में जमाते जाएंगे तो ये षटकोणीय वाला बना लेगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन कि आखिर त्रिविमी घनिष्ठ संकुलन क्या होता है। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं कि सभी वास्तविक संरचनाएं त्रिविमी होती है जो द्विविमी परतों को एक के ऊपर एक रखने से प्राप्त होती है। मतलब आप जो द्विविमी परत आपने देखा था ना कि वो लेफ्ट से राइट भी गए थे, ऊपर से नीचे भी गए थे। अब इनको क्या करना है, आप एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक जमा दो। मतलब एक द्विविमी लिए, फिर दूसरा द्विविमी उसके पीछे, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस प्रकार से जब इनको आप एक दूसरे के ऊपर नीचे या फिर एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे ऊपर नीचे जमा लोगे, तब इनकी जो संरचना मिलेगी हमको त्रिविमी मिलेगी, मतलब तीनों दिशाओं वाली मिलेगी। ठीक है, तो इनको भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जमा सकते हैं अपन। तो पहला,
द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का निर्माण। ठीक है, द्विविमीय का वर्ग वाला था, उसको अपन यहाँ उठाने वाले। ठीक है, तो उसकी परतों को ही अपन वन बाई वन आगे पीछे इस प्रकार से जमाएंगे। देखिए ऊपर नीचे हो गया था वो, दाएं बाएं हो गया था वो, अब उसको ऐसे ही एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इस प्रकार से जमाने वाले हैं। तो हमें किस प्रकार से मिलेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये द्विविमीय का वर्ग वाला था, इसको हम जमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से। हमने क्या किया है कि इन्हीं की परतों को बस एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे जमा दिया है। हम जमाएंगे तो मोस्टली आपको, यदि आप बिना 3D के सामने से देखोगे तो पूरी परत ऐसी ही नजर आने वाली, क्योंकि पीछे छिप गई हो पूरी। हम थोड़ा तिरछा करके देख रहे हैं अपन, तो तिरछा करने में ऐसे दिखाई देगा कि एक के पीछे 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 जमा हुआ है। तो ये जो संकुलन हम देखते हैं ना, ये हमारा कहलाता है त्रिविमीय संकुलन, जिसे अपन कहते हैं द्विविमीय वर्ग घनिष्ठ संकुलन की परतों से त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन का निर्माण। ठीक है, तो यही इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है कि इसमें द्विविमीय वर्ग संकुलन वाली एक परत पर दूसरी परत को इस प्रकार रखा जाता है कि द्विविमीय परत के गोले ठीक प्रथम परत के गोलों पर व्यवस्थित रहें। इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से एक दूसरे पर स्थित रहते हैं। इसी प्रकार अन्य परतों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इस व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहते हैं। इससे निर्मित होने वाले जालक में सरल इकाई सेल होती है। देखिए ए व्यवस्था कहने का मतलब ये है कि हम एक ही प्रकार की व्यवस्था को एक के पीछे एक रख रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, ये वाले को ए नाम दे रहा हूँ, तो इसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, बीच में कोई दूसरा टाइप का नहीं आ रहा, दूसरा टाइप का नहीं आ रहा, मतलब वो ए प्रकार की व्यवस्था रिपीट हो रही है। अगर मान लो एक मैं इस टाइप का रखा, दूसरा मैंने दूसरा टाइप का रखा, तो ए बी नाम दे सकता हूँ। तो अभी आगे देखेंगे अपन, ठीक है, इस कैसे से होते हैं। चलिए, तो अब द्विविमीय का षटकोणीय लेंगे और इससे त्रिविमीय संकुलन का निर्माण करते हैं अपन। हमने क्या लिया था, द्विविमीय दो प्रकार के थे, एक वर्ग वाला, एक षटकोणी वाला। वर्ग से हमने त्रिविमीय बनाया था, अब हम क्या करेंगे कि षटकोणी वाले से त्रिविमीय बनाएंगे। ओके, लेकिन जब हम षटकोणी वाले से त्रिविमीय बनाएंगे तो हमको अलग अलग स्थितियां प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस व्यवस्था में त्रिविमीय घनिष्ठ संकुलन निर्माण द्विविमीय षटकोणी घनिष्ठ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक रखने से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम किस प्रकार जमा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पहला इसमें लिया है द्विविमीय परत की स्थिति, कि द्विविमीय परत जो होगा किस प्रकार से होगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आपने देखा था षटकोणी घनिष्ठ संकुलन को ऐसे अपन जमाते हैं। तो मैंने एक को इस टाइप से लिया है, दूसरे को मैंने थोड़ा लाइन लाइन करके ले लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको एक के ऊपर एक जमाना है। तो मैं जो ये वाला मेरा है दूसरा वाला षटकोणीय घनिष्ठ संकुलन, इसको मैं जब इसके ऊपर रखूंगा ना, तो मैं पहले गोले को पता है कहाँ रखने की कोशिश करूंगा, ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, खाली स्थान कौन सा, ये खाली स्थान, ये खाली स्थान, तीनों गोलों के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है ना, इसको ढकने की कोशिश करूंगा, ऐसे जमाऊंगा। ठीक है, इसकी एक परत को लूंगा और कैसे जमाऊंगा मैं, ताकि इसका ये खाली स्थान ढके, ये खाली स्थान ढके, तीनों गोलों के बीच का खाली स्थान जो दिख रहा है मुझे, वो ढकना चाहिए। इस प्रकार से मैं इनको जमाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ जमाया इस प्रकार से। ये लाइन वाला दिख रहा है आपकी पहली परत, ये डेडनेस वाला दिख रहा है आपको दूसरी परत मैंने इसके ऊपर रखी है। ओके, तो अब ये पहली परत के ऊपर जो मैंने दूसरी परत रखी है, तो मैंने इसको थोड़ा पारदर्शी रखा ताकि समझ में आए कि गोले के ऊपर गोला रखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो ये इस प्रकार रखा जाएगा कि इस पूरे भाग को ये क्या करेगा, ढक लेगा, हमें दिखाई नहीं देगा ये खाली स्थान। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि षटकोणी वाले को अपन एक के ऊपर एक इस प्रकार से रख सकते हैं कि खाली स्थान को भरते जाए उनके। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि द्विविमीय षटकोणी घनिष्ठ संकुलन की पहली परत को दूसरी परत से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों द्वारा उत्पन्न छिद्रों पर स्थित रहे। छिद्रों पर मतलब खाली स्थानों पर, तो ये खाली स्थानों पर उपस्थित है। चित्र से स्पष्ट है कि प्रथम परत के केवल आधे छिद्र दूसरी परत के गोलों द्वारा ढके होते हैं, जिन्हें टी से दर्शाया जाता है। इनको अपन टी नाम दे देते हैं, टी 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 नाम क्यों दे रहे हैं, समझ रहे हो ना, टी नाम क्यों दे रहे हैं समझना। देखो यहाँ ये तीन गोला है पहले से,
और एक गोला इनके खाली स्थान पे आ रहा है, ये जो मैंने बनाया अभी यहाँ पे ये। तो कुल मिला के इस प्रकार से 4 गोले हमको देखने मिल जाते हैं, ये 3 एक समान और एक इसके ऊपर। इनके जब आप केंद्रों को मिलाएंगे ना, केंद्र को मिलाएंगे तो इनकी एक संरचना मिलेगी। वो संरचना होती है चतुष्कोणीय, ठीक है, टेट्राहाइड्रल। देन इसको टी से शो कर सकते हैं, ठीक है, टी से। तो इस छिद्र टी को चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहाइड्रल वॉइड, रिक्ति मतलब खाली स्थान कहा जाता है, क्योंकि इनको बनाने वाले चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक समचतुष्फलक का निर्माण होता है। ओके, ये पॉइंट था इसके द्विविमीय परत की स्थिति, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। ये तो द्वितीय परत की स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी तब। लेकिन यदि तीसरी परत की स्थिति, उसमें क्या था, पहली परत दूसरी परत के खाली स्थानों पर जमा रहे थे। तीसरी परत की स्थिति में हम क्या देखते हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं कि चतुष्फलकी रिक्तियों पर स्थित हो। कहने का मतलब है कि इस व्यवस्था में तीसरी परत, अच्छा पहली लाइन पे आइए, फर्स्ट लाइन पे क्या कहता है कि त्रिविमीय संकुलन के निर्माण में दूसरी परत पर तीसरी परत की स्थिति निम्न 2 संभावनाएं होती है, जिसमें तीसरी परत के गोले, ठीक है, तीसरी परत के गोले किस प्रकार से स्थित है वो बता रहा है। तो इस व्यवस्था में तीसरी परत की स्थिति ठीक पहली परत के समान होती है। मतलब पहली परत कुछ होगी, दूसरी परत डिफरेंस होगी, लेकिन जैसे ही तीसरी परत आएगी वो पहले जैसे के समान हो जाएगी। फिर इसकी दूसरी वाली की परत फिर एक समान हो जाएगी, फिर इसकी परत फिर एक समान हो जाएगी। मतलब इनकी जो परत है वो अल्टरनेट चलते जाएगा, ए बी, इसे कहते हैं एबीबी संरचना, जिस शॉर्ट में अपन HCP भी कहते हैं, ठीक है, षटकोणीय संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो डायग्राम देखें। तो ये हमने एक इस टाइप का परत लिया है, इसे अपन ए कह सकते हैं। फिर हमने कुछ लिया है जिसे बी कह सकते हैं। फिर हमने लिया, देखिए सेम हो गया, ए कह सकते हैं। फिर इसके नीचे बी वाला भी आ जाएगा। मतलब जो तीसरी परत इसकी देख रहे हैं ना, तीसरी परत ये पहली परत के समान होती है, ठीक है, ये पहली परत के समान होती है, तो इसे अपन HCP संरचना कह सकते हैं। तो यदि हम इसके सभी गोलों के केंद्र को मिलाएं, केंद्र 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 को मिलाएंगे, ठीक है, इनके भी केंद्र को मिलाएंगे, इनके भी केंद्र को मिलाएंगे, तो हमें संरचना कैसे दिखेगी जब इनको हम एक समान रखेंगे। ये तो मैंने अभी अलग अलग रख के बता दिया ना कि कैसे इनकी परत होती है। एक समान रख के जब इन केंद्रों को मिलाएंगे ना तो हमको ये वाली संरचना मिलने वाली है, कुछ इस प्रकार से। तो यही HCP संरचना कहलाती है, हेक्सागोनल मतलब षटकोणी। षटकोणी क्यों, देखिए यहाँ पे ना फर्स्ट वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 केंद्र हमको इस प्रकार से देखने मिल रहा है। देन वो हेक्सागोनल संरचना कहा जाती है अपनी, ठीक है। तो यही था, ये व्यवस्था किसमें पाई जाती है, इसको याद रखिएगा, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि में ये संरचना देखने मिलती है। और ये संरचना जो भी प्रदर्शित करती है उसकी सामान्य संख्या का मान लगभग 12 होता है। अब ये परत पे डिपेंड कर रहा था कि तीसरी परत कैसी होगी। अगर वो पहली परत से मिलती है तीसरी परत, तीसरी जो परत है वो पहली परत से अगर मिल जाती है तो वो HCP बनाता है। लेकिन यदि चित्र पहले ही है, ठीक है, लेकिन यदि जो तीसरी परत है वो पहली, ये देखिए, ये एक परत, ये दो परत, ये तीसरी परत, जो तीसरी परत है यदि वो पहली और दूसरी दोनों से भिन्न हो, दोनों से भिन्न हो, मतलब एक ए, एक बी, एक सी, तो इस प्रकार से हम ABC को मिला दिया आपस में, ज्वाइन कर देंगे। तो अगर ये इस प्रकार से कंबाइन होगा कि जो तीसरी परत है पहली दोनों परतों से भिन्न भिन्न होगी, तो ये एक प्रकार से CCP संरचना बनाती है। कहने का मतलब है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, घनीय संकुलन कह सकते हैं इसे अपन, घनीय संकुलन कह सकते हैं ये। तो इस प्रकार की संरचना में हमको FCC वाले देखने मिलती है, फलक केंद्रित वाले इसके कई सारे बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर, निकिल, आयरन, एल्यूमिनियम,
ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो हमने आखिर क्या देखा, हमने देखा कि जो ठोसों में घनिष्ठ संकुलन था वो मुख्य रूप से 3 टाइप से होता था, एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एकविमीय एक लाइन में खत्म हो गया था, द्विविमीय 2 टाइप के हो गए थे, एक वर्ग वाले, एक षटकोणीय वाले। फिर त्रिविमीय आया, त्रिविमीय डिपेंड करता था द्विविमीय वालों पे, द्विविमीय के वर्ग पे डिपेंड किया था, तो वर्ग कैसे जमाए थे उस पर क्लियर हो गया। लेकिन जब उसका घन षटकोणीय वाला आ गया तो वो भी 2 स्थिति पे डिपेंड कर दिया कि वो 2 स्थिति पे किस प्रकार से बनेगा, जिसमें से एक चतुष्फलकी आया और एक अष्टफलकी आया। ठीक है, चलो, तो ये तो क्लियर हो गया कि किस प्रकार से घनिष्ठ संकुलन होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं, अगर टाइम है तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर आज यहीं तक खत्म करते हैं। जस्ट सेकेंड। तो अब हम बात करेंगे संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक की। संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक क्या होता है? अभी हमने संकुलन देखा, मतलब घनिष्ठ संरचना बनाने वाला, कि जो रिक्त स्थान होता है और जो अवयवी कण या अणु स्थान घेरते हैं, तो किस प्रकार से वो पास पास होते हैं या घने घने होते हैं। तो संकुलन क्षमता में क्या, या हम परसेंटेज में देखेंगे कि परमाणु या फिर अवयवी कण या फिर आयन कुल कितना स्थान घेरते हैं किसी क्रिस्टल में रिक्त स्थान की तुलना में, तो वह परसेंट जो होता है, वो प्रतिशत जो होता है, वही संकुलन क्षमता या संकुलन गुणांक कहलाता है। ये 2 डेफिनेशन है उसके, आप इसमें से कोई भी एक नोट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है कि किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो परमाणु या अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है, संकुलन गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट नोट करने वाले इसमें ये है कि अब ये इकाई सेल किस प्रकार का है, तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी और उसमें रिक्त स्थान कितना होगा। ठीक है, देन फर्स्ट सरल इकाई सेल की हम बात करेंगे। यदि सरल घनी जालक जिसे कहते हैं अपन, सरल घनी इकाई सेल भी कह सकते हैं, इसकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है, मतलब 52.4% अवयवी कण स्थान घेरते हैं और खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है फिर भी इसमें 47.6%। देन सेकेंड बीसीसी अंतः केंद्रित घनी जालक या अंतः केंद्रित घनी सेल कह सकते हैं जिसे अपन, 68% संकुलन क्षमता होती है और 32% रिक्त स्थान होता है। और फलक केंद्रित घनी जालक एफसीसी, इसकी 74% से ज्यादा संकुलन क्षमता इसकी होती है, 74%। इसमें केवल 26% ही भाग जो क्या होता है वो रिक्त होता है। तो ये हमने पढ़ा आज घनी संकुलन के बारे में, एचसीपी, सीसीपी, एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय और लास्ट में संकुलन क्षमता। ठीक है, इसके क्रिस्टल अक्रिस्टल क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, इसकी वीडियो पहले बन चुकी है। देन एक ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आने वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे इसकी त्रुटि के बारे में, शॉर्ट की त्रुटि, फ्रेंकल त्रुटि, इनके बारे में, जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।